हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के हवाले से हमने बात करनी और उसकी वजह भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं। पहले हिंदुस्तान कायम है, दायम है, बहुत अरसे से है, शायद हज़ारों साल से हैं। पाकिस्तान 1947 में बना, फिर 1971 में बांग्लादेश बना। बट हम जब देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पे अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, लास्ट 10 टू 15 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। वो मुख्तलिफ तरीकों से नज़र आती हैं। पहले शायद हम सुनते थे कि सिर्फ बातें होती थी और या पेपर वर्क हो रहा था या उसकी तैयारी हो रही थी, लेकिन अब ऑन ग्राउंड वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया गौरी देवदी साहिबा जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। उनसे इस बारे में बात करेंगे। उनको सबसे पहले कहेंगे थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you so much. Thank you so much for having me. अच्छा, मैम, आज मैं किसी कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, बात हो रही थी प्रोग्रेस के हवाले से। काफ़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान में, मार्शल लॉएं रही हैं पाकिस्तान में और बहुत कुछ रहा है। पार्टीशन के बाद फिर एक और पार्टीशन बांग्लादेश की सूरत में पाकिस्तान को देखनी पड़ी 1971 में। लेकिन अ, हम बात ये कर रहे थे कि जी कैसा प्रोग्रेस किया इंडिया ने और क्या कौन सी ऐसी चीजें की, क्या लीडर चेंज होने से ये सारा कुछ हुआ है या इसके ऊपर काम होता रहा फिर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने शायद उसको स्पीड अप किया। तो ऐसा है या लास्ट जो जिस तरीके से बीजेपी ने टेक ओवर किया है लास्ट 8 to 10 या 12 ईयर से, तो उन्होंने कहा नहीं यार, इसको हम एक नए सिरे से एक नई डायरेक्शन के साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे। आपका टेक इस पे चाहूंगा। मुझे लगता है सच जो है वो इन दोनों के बीच में ही है। ये ओके। बात सही है कि इंडिया एक कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी रही है, तो एक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कभी रुका नहीं। तो कुछ काम ऐसे थे या कुछ प्रोग्रेस ऐसी थी जो पिछले टर्म्स में हुई और कुछ प्रोग्रेस ऐसी है जो शायद एक्सेलरेट हुई है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी टर्म, दोनों टर्म्स को मिला के। तो राइट। ये एक कहना, मुझे लगता है कोई भी आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लेके नहीं कह सकते, बट हाँ ये बात सही है कि पिछले 8-10 सालों में इंडिया की जो एक पोजीशन है, एक स्टैचर है, एक उसकी एक ग्लोबल पोजीशनिंग है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट आया है, एक बहुत बड़ा फर्क आया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया ने अब जिसे कहते हैं एक हाई टेबल जो होती है, उसमें एक डिसीजन मेकर की भूमिका में अब दुनिया इंडिया को देखती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाई टेबल पर चेयर होना और हाई टेबल पर चेयर होने के बाद डिसीजन मेकिंग भूमिका में दुनिया एक्सेप्ट करे, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फर्क आया है परसेप्शन में इंडिया को लेके पिछले 8-10 सालों में, और पिछले जैसे एक डेकेड में मुझे लगता है ये एक फर्क आया है। अच्छा, मतलब डू यू थिंक इससे पहले जब मनमोहन सिंह साहब थे, उनके बारे में भी बहुत बातें होती थी कि एक बड़ा इंटेलिजेंट काबिल आदमी था, बहुत इकोनॉमी के एक्सपर्ट माने जाते थे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा, लेकिन जब मोदी जी आए तो ऐसा लगा कि यार एक नई स्पीड पकड़ ली। हमारे यहाँ शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में पंजाब स्पीड के नाम से जाना जाता, तो नो डाउट उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए जो नामुमकिन नजर आते थे। इसी तरीके से आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं यार, हम काफी स्लो जा रहे हैं, हमें स्पीड अप करना है चीजों को, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो डिफेंस हो, वो इकोनॉमी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, या इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हो। ऐसा हुआ? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर दुनिया जनता का डायरेक्ट भरोसा है। यस। जनता ने उन्हें बिल्कुल। चुना है कुछ एक उम्मीदों को लेके, और उनके ऊपर वो उम्मीदों को पूरा करने का एक जिम्मेदारी है, उनके ऊपर डायरेक्टली है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है प्राइम मिनिस्टर मोदी में और उनके पिछले प्रीडिसेसर यानी कि मनमोहन सिंह जी में। मनमोहन सिंह जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, उनको लोगों ने डायरेक्टली चुना नहीं, उन्होंने कभी कोई चुनाव जीता नहीं। बस जी। ये है कि वो
अपने आप में बहुत काबिल इंसान हैं, उसमें कोई शक बिल्कुल। नहीं, बट लेकिन जी, जनता की उम्मीदें उनसे डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई हैं, जो सही। फ़र्क है मोदी जी को लेके। तो इस हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक अकाउंटेबिलिटी भी है। तो अगर जी। चीज़ों को गति देनी है, तो उसमें मोदी जी को डायरेक्टली देनी पड़ेगी, क्योंकि जनता की उम्मीदें तो उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। हुँ, उन्हीं के नाम पर जनता ने उन्हें इलेक्शन में जिताया है और उनको पीएम बनाया है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है डिसीज़न मेकिंग में, दैट अगर फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हो, कोई भी एस्पेक्ट हो या डेवलपमेंट हुँ, पॉलिटिक्स हो, उन सब में मोदी जी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एज द नॉट जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर, बट ऑल्सो एज द पर्सन ऑन whom द इलेक्शन हैज बीन वन। उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया है, उनके नाम पर इलेक्शन हुँ, जीता गया है, तो जनता की उम्मीदें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें डिसीजन मेकिंग को तेज करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। कहाँ कहाँ डिसीजन मेकिंग में फर्क आया है, मैं आपको जी। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी फकर जी, जो मुझे लगता है जी, जी। सारी पूरी डिसीजन मेकिंग को समझा देता है। हमारे देश में पिछली गवर्नमेंट के दौरान में एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसे थे जो अपनी स्पीच के जगह किसी और कंट्री की स्पीच पढ़ गए, और स्पीच के 8 मिनट बाद जब किसी बाबू ने बोला, मंत्री जी आप किसी गलत कंट्री की स्पीच पढ़ गए, तब उन्होंने रोका। इससे पता चलता है उन्होंने अपनी स्पीच पढ़ी ही नहीं। ये बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी की ही सरकार में हुआ था, और फॉरेन मिनिस्टर होते थे कृष्णा जी, एसएम कृष्णा। जी, जी। जी, अब जी। आप देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो खुल बिल्कुल। के वेस्ट को बताते हैं कि आप इंडिया को लेक्चर ना करें कि हमें रशिया से क्रूड लेना है कि नहीं लेना है, हुँ, आप पहले अपना काम करें और अपना घर ऑर्डर में रखें, हमें ना बिल्कुल। ज्यादा नसीहत दें। तो ये एक अप्रोच में, परसेप्शन में, ओपिनियन में अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो फर्क हुँ। दर्शाता है। अच्छा मैम आपको लगता है कि ये सारा कुछ मज़बूत इकोनॉमी की वजह से हुआ, मज़बूत डेमोक्रेसी की वजह से हुआ या क्रिज़्मेटिक लीडरशिप की वजह से हुआ या ये तीनों चीज़ें मिली तो ये सारा कुछ मुमकिन हुआ? क्योंकि मैं ये कहूँगा जयशंकर साहब नो डाउट पाकिस्तान में उनकी बड़ी तारीफ़ होती है। मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग डॉक्टर जयशंकर साहब की बहुत वाह-वाह होती है। मैं आपको सीरियस बता दूँ, हर जगह बेशक वो इंडियन मुखालिफ क्यों ना हो वो बंदा, लेकिन वो कहते नहीं यार जयशंकर साहब ग्रेट आदमी है, बड़ा तगड़ा आदमी है। तो ये लाजमी सी बात है उनके बैक पे इतनी मजबूत इकोनॉमी और ये सारा कुछ है जिसकी बेस पे डॉक्टर जयशंकर साहब जाके यूरोपीय यूनियन को भी बताते कि भाई आप अपना काम करो हमें ना सिखाओ। अमेरिका को भी जाके वहां पे कहते कि भाई हम अगर कुछ लेते हैं तो हमारा अपना मसला है, हमारे अपने इंटरेस्ट है, हम ये लेते हैं, हमें जरूरत है हम लेंगे, आपसे जरूरत जी। होगी आपसे भी ले लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लेंगे, दो टोक बात। हम्म। तो इसके पीछे आपको क्या चीजें लगती हैं, मतलब इन तीनों चीजों में से क्रिज्मेटिक लीडरशिप, इकोनॉमी या मजबूत डेमोक्रेसी? तीनों ही चीजें हैं, तीनों चीजों का मिश्रण ही है जिससे इंडिया की पोजीशन इस समय ऐसी बन के निकल के आई है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप तो है ही, जैसा मैंने ओके। पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा फर्क होता है उस लीडरशिप में, उस लीडर में जो खुद जनता की उम्मीदों पर खरा उतर के आया हो, और मोदी जी एक के बाद दूसरा चुनाव भी जीते हैं और ज्यादा बड़ी बहुमत से जीते हैं। सो ऑब्वियसली पीपल फेल्ट दैट देयर एक्सपेक्टेशंस वर बीइंग मेट, एंड देयरफॉर दे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन। तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप का तो फर्क है ही है, जो आपको ओके। सारी गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में दिखता है। जी। दूसरी बात जहां तक है, कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी होने के कारण एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कहीं रुकावट नहीं, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो चलती रहेगी, भले ही सरकार बदले, भले ही मंत्री बदले, बट नीचे के सरकारी अफसर वही हैं, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी वही चल रही है, और उन्हें पता है कि हमारी जवाबदेही रूल्स के हिसाब से। एक बहुत बड़ा फर्क होता है उस बिल्कुल। कंट्री के हिसाब से। हम जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान से ही कंपेयर करें, ये बिल्कुल। बहुत दुखद बात है कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया है। बिल्कुल। तो उससे जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो वीक है, क्योंकि उसे पता है उसकी जवाबदेही शायद प्राइम मिनिस्टर को नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल। तो अपनी टर्म ही नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो हम्म। ये एक या बहुत बड़ा फ़र्क है बिल्कुल। इंडिया में और किसी और कंट्री को लेके देखें। और तीसरी बात, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, पिछले 8 साल में इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ आई है। जी। हम दुनिया की अभी भी इस साल भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेंगे, हाँ। 6.5% पे हम लोग ग्रो बिल्कुल। करेंगे। और इतने एग्जैक्टली। बड़े बेस पे जब आप ग्रो करते हो और दुनिया में हर जगह अगर डीग्रोथ हो रही है और सब जगह रिसेशन रिसेशन है, आता बहुत है। ज्यादा रिसेशन नजर आ रही है तो बड़ी बड़ी यस। इकोनॉमीज में।
यस, तो ऐसे में अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक वेट इतनी स्ट्रांग होती है कि आपकी वजन में आपकी बात में अपने आप बहुत वजन आ जाता है। और ये तीनों चीजों के कारण से आप देख रहे हैं जो इस वक्त ग्लोबल पोजीशन में फर्क आया है इंडिया को लेके। राइट। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट का एक स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे, वो कहते कि जी पाकिस्तान हमारा जो है वो मतलब इस रीजन में अफगानिस्तान के कॉन्टेस्ट में हमारा पार्टनर है, लेकिन इंडिया हमारा ग्लोबल पार्टनर है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देख रही है? अगर हम पहले की बात करते हैं तो अमेरिका और इंडिया के बीच में ताल्लुकात थे। ऐसा नहीं था कि ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन जो तेज़ी अभी देखने को मिलती है जब ट्रंप ने टूर किया था, विज़िट किया था इंडिया का, जिस वक़्त वो प्रेज़िडेंट ऑफ अमेरिका थे। तो एक जिसे कहते हैं एक अलग तरीके से एक चीज़ हमें नज़र आई थी। हालाँकि इससे पहले भी क्लिंटन विज़िट कर चुका है न्यू दिल्ली को, बुश कर चुका था, ये सारे प्रेज़िडेंट तकरीबन कर चुके। लेकिन उसका विज़िट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसका कारण ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की विजिट के टाइम पर 2-3 बहुत बड़ी चीजें हो रही थी। एक तो ये कि क्योंकि चाइना की अग्रेशन को लेके हाँ, एक हाँ। कंसेंसस बन गया था वॉशिंगटन में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स, कि अगर चाइना से निपटना है तो उसके लिए इंडिया के साथ हमें पार्टनरशिप मजबूत करनी हुँ, पड़ेगी। जी, हमें क्वाड को आगे ले जाना पड़ेगा और उसमें इंडिया को उसकी राइटफुल प्लेस ऑनरेबली देनी पड़ेगी। जी, तो ये कंसेंसस बनने के बाद वॉशिंगटन में अपने आप काम तेजी से होने लगा कि 2-3 जो बड़े एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ साइन हुए। चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, लेमुआ एक है, और ऐसे 2-3 और बड़े एग्रीमेंट साइन हुए जिसमें इंडिया के लिए कंसेशंस दिए गए। इंडिया स्पेसिफिक ओके, एग्रीमेंट साइन किए गए इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेके, और ऐसे 3-4 और बड़े एग्रीमेंट्स हुए। उसके अलावा क्वाड को गति दी गई और फिर ये भी कंसेंसस बना कि अगर टेररिज्म के खिलाफ अगर स्ट्रॉन्ग व्यू होना है इस दुनिया में, जी, तो बिल्कुल, उसके लिए इंडिया का पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है और इंडिया को उस पार्टनरशिप में इक्वल स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप ट्रंप के टाइम पे, प्रेज़िडेंट ट्रंप के टाइम पे उसने बहुत एक हुँ, एलिवेशन देखा और वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। प्रेज़िडेंट बाइडेन के आने के बाद भी बहुत लोग बिल्कुल, कह रहे थे कि शायद ये रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडेन को भी ये समझ में आता है, उन्होंने क्वाड की पहली हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग क्वाड की प्रेसिडेंट बाइडेन के ही टर्म में हुई है। तो उनको भी इस बात का एहसास है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो उसके लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप और बढ़ानी पड़ेगी, एलिवेट करनी पड़ेगी, इक्वल स्टेटस पे लानी पड़ेगी। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ रही है और कई दिशाओं में, कई मायनों में और भी ज्यादा डीप हो रही है। ठीक। अच्छा मैम, एक चीज़ और डिफेंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिली तकरीबन लास्ट 3 से 5 सालों के दरमियान में। इसमें गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था, उसका कितना रोल है? पाकिस्तान के हवाले से इसका कितना रोल है? और चाइना के हवाले से इसका कितना रोल है कि डिफेंस को काफ़ी, जिसे कहते हैं कि एक नई हाइट्स पे लेके जाना? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि गलवान इंसिडेंट ऐसे टाइम पर हुआ जब दुनिया में महामारी थी और सब लोग कोविड को लेके बहुत ज़्यादा बिल्कुल, उस पर फ़ोकस कर रहे थे। बिल्कुल। तो इससे चाइना की मंसूबों के बारे में भी पता चलता है, उसकी एग्ज़ैक्ट थिंकिंग क्या है, उसका भी आइडिया लगता है। जी, पर गलवान इंसिडेंट होने के बाद, अब 2.5 साल हो चुके हैं उस बात को, 2020 अप्रैल की बात बिल्कुल। है वो। जी, बिल्कुल। तब से एक बहुत क्लैरिटी आ गई है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में कि हमें अपनी डिफेंस इक्विपमेंट पे और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दोनों पर हमें इन्वेस्ट करना है और जी, कंटिन्यूअस ध्यान देना है। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरियाज़ जी, पे हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करनी है ताकि ट्रूप मूवमेंट हो, ट्रूप मोबिलाइज़ेशन हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि चाइना ने अपनी एंड पर ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो इंडिया को बिल्कुल। उसमें किसी भी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और इक्विपमेंट पर भी। और मैं ये आपको और आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को बता दूँ कि हम ये उस टेरिटरी की बात कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे खतरनाक टेरिटरी है हाँ, बिल्कुल, लड़ाई करने के लिए, कॉम्बैट करने बिल्कुल। के लिए, वॉर करने के लिए। जो मुश्किल ये तरीन लेह इलाका लद्दाख है। का एरिया बहुत, बहुत खतरनाक इलाका है। बिल्कुल।
उसमें जो हमारे जवान शहीद भी हुए, वो नीचे खाई में गिर के शहीद हुए। कंप्लीट डार्कनेस थी, कंप्लीट ब्लैकआउट था, हुँ, हाँ, जिसमें वो नीचे शोक नदी में गिरे थे। और जब उनकी चाइना के साथ वो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन हुआ था बिल्कुल, गलवान वैली में क्लैश हुआ था। 2000। अच्छा एक एक चीज़ और मैम वो ये है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तब्दीली अ, वैसे तो एक नॉर्मल सी बात है दुनिया के लिए। पाकिस्तान के लिए इसलिए कि हम जब 1 साल से हम देख रहे थे कि लास्ट ईयर नवंबर से ये कहानी शुरू हुई थी और अभी तक चलें अब जाके फाइनली आसिम मुनीर साहब बने। तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जी जिस वक़्त पुलवामा अटैक हुआ था तो उस वक़्त ये डीजी आईएसआई थे। तो इनके हवाले से अब इस वक़्त आपकी या मतलब जिस तरह क्योंकि आप एनालाइज़ करती हैं चीज़ों को और क्योंकि लाज़मी सी बात है पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली होती है तो न्यू दिल्ली ने उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि नज़र रखी होती है। ये होता है, हमने न्यू दिल्ली पे रखी होती है, पाकिस्तान ने, दोनों एक-दूसरे पे रखते हैं। तो क्या चीज़ आपको लगता है कि वाक़ई ऐसा है कि जब यहाँ पे लीडरशिप की तब्दीली होती है, स्पेशली आर्मी के लीडरशिप की, तो उससे कोई चेंज आता है वहाँ पे भी कोई पॉलिसीज़ में या किसी और चीज़ में? जिस तरह एलओसी में लोग कह रहे हैं कि 1.5 साल से अमन शांति है मुकम्मल तौर पे और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस थी कश्मीर के अंदर, वो भी काफ़ी कम हुई है, बल्कि आप लोगों के अपने जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि यार अक्का-दुक्का वाक़यात होते हैं, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ लास्ट तकरीबन 1 एंड हाफ ईयर से। आर्मी चीफ का बदलना पाकिस्तान में शायद उनके प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ी घटना है। जी। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव से जी, ज़्यादा बड़ी बात होती है आर्मी चीफ का का सिलेक्शन होना। जी, जी। तो उस हिसाब से हम पूरे रीजन में सब लोग नोटिस कर रहे हैं, अमेरिका भी, चाइना भी, इंडिया भी, सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि कौन जी, जी। नया आर्मी चीफ है पाकिस्तान का। और भी ज़्यादा क्योंकि इस वक़्त एक पॉलिटिकल टर्मॉइल की स्थिति बनी हुई है। जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी उन्होंने इमरान खान ने अपनी रैली दोबारा से रिज्यूम करी है जी, और उन्होंने कहा है कि वो रुकेंगे नहीं जब तक कि सत्ता की बदली ना हो। उनकी खुद की रिलेशनशिप मिलिट्री के साथ एक पूरा 180 डिग्रीज़ टर्न लिया है उनकी रिलेशनशिप ने। जी। तो उसका ज़ाहिर-सी बात है पॉलिटिकल लैंडस्केप पे असर पड़ेगा। और ये जो फेर-बदल होगा या जो टर्मॉइल होगा, इस पे इंडिया को नज़र रखनी पड़ेगी, दोनों बातों से। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी और एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी। ये बात सही है, जो डीजी आईएसआई अब आर्मी चीफ बनता है, तो जी, उसका एक व्यू है इंडिया को लेके और इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को वो व्यू पता है। तो ओके, क्या उससे सिक्योरिटी पे असर आएगा, बॉर्डर पे असर आएगा या अभी के जो हालात हैं, देखिए अभी इस वक़्त जो है नो टॉक्स वाला हमारा बिल्कुल, रिलेशनशिप है जो मेंटेन्ड है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल सही। तब्दीली नहीं है, नो टॉक्स वाली हमारा स्टेटस है। बिल्कुल ठीक। बट क्या नो टॉक्स की पोज़ीशन हार्डन हो जाएगी इंडिया की तरफ से? वो देखने वाली बात है। ओके, पोज़ीशन हार्डन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का व्यू नए आर्मी चीफ का होता है पाकिस्तान में। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आर्मी चीफ का चयन प्राइम मिनिस्टर के चुनाव से ज़्यादा बड़ी बात है पाकिस्तान में। तो बिल्कुल। उसका क्या व्यू रहेगा इंडिया को लेके आते ही, क्या वो अपनी कोई एक किसी तरह से धाक जमाना चाहेंगे, एक मैसेजिंग देना चाहेंगे इंडिया को? उनका क्या व्यू रहेगा चाइना को लेके? इन जी। सब का असर पड़ेगा न्यू दिल्ली की पोज़ीशन का कि वो किस तरह से पाकिस्तान की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेटस क्वो में रखना चाहते हैं या हार्डन करना चाहते हैं। हार्डन लेकिन करने का भी इस एक तरह मज़ीद क्या पोज़ीशन हो हार्डन हो सकती सकता है? बातचीत नहीं है, आना-जाना नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर है। कोई छोटे-मोटे डेलीगेशंस का आना-जाना है, तो और मज़ीद क्या हार्डन हो सकता है कि मुकम्मल तौर पे कोई बॉर्डर बंद हो कि वही ना कोई जाएगा, ना कोई आएगा, उस तरह की नहीं, सिचुएशन हो सकती है या कुछ पोज़ीशन और? देखिए, पोज़ीशन हार्डन 2 तरह से हो सकती है। जी, जी। पोज़ीशन ये हार्डन हो सकती है कि यूएन में और कड़े तौर पे प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, ओके, इंडिया की तरफ से जी, और वो ज़्यादा अग्रेसिव लॉबिंग कर सकता है राइट, इन एप्लीकेशन और इन पोज़ीशंस को लेके। उन्हें इंडिया को पता है कि शायद चाइना की तरफ से वीटो भी हो जाए। बट अगर यूएस की तरफ से, रशिया की तरफ से सपोर्ट मिलता है, जी, फ्रांस की तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो इस तरह की यूएन सेंट्रिक किसी भी पोज़ीशन का एक ग्लोबल परसेप्शन बनता है, जो पोज़ीशन हार्डन करने का ही काम करेगा इंडिया के ओके, लिए। जी, जी, एक ये हो सकता है यूएन राइट, के माध्यम राइट, से राइट, और दूसरा हो सकता है यूएस के माध्यम से, क्योंकि जितना यूएस और इंडिया के रिलेशंस वार्म हुए हैं, उतना ही यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस कोल्ड हुए हैं। जी, तो वॉशिंगटन का रोल
भी हो सकता है इंडिया की पोजीशन को हार्डन करने ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैम, और वो ये है कि हमने जब भी 1947 से लेके गालिबन 1950 में या 51 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था वॉशिंगटन का, रशिया नहीं गए थे। उस वक़्त से लेके अभी तक उनके यानी पेंटागन के ताल्लुकात और रावलपिंडी जीएचक्यू के ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए। तो आपको लगता है कि अभी ऐसी कोई चीज़ होगी? कोई भी आर्मी चीफ, मैंने अशफाक कियानी को भी देखा, राहिल शरीफ को भी देखा, जनरल मुशर्रफ को भी देखा, जनरल ज़िया वाले दौर में मैं बिल्कुल छोटा था, इसलिए मुझे इतना वो उसके चीज़ों का पता नहीं है। बट मैंने जो 3-4 जो मेन लोग अभी, और जनरल बाजवा को भी देखा। कोई मुझे कमी नज़र नहीं है। ठीक है, सिविलियन हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात बहुत खराब इमरान खान साहब के ज़माने में इंतहा के खराब हुए थे। इतने खराब हुए थे कि उन्होंने मुबारकबाद तक नहीं दी थी इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब का वो मतलब किसी तरीके से वो बात करने को तैयार नहीं था यूएस। लेकिन बाजवा साहब के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल सही थे, वो आते भी थे यहाँ पे पिंडी, और ये लोग जो है ये अमेरिका जाते भी थे। तो इस तरह कोई चीज़ कैसे हो सकती है? में। देखिए हर एक कंट्री की, हर एक देश की एक किस्मत होती है। जी, जी। पाकिस्तान की किस्मत ये है कि वो जहाँ बैठा है ज्योग्राफिकली, वो जी, एक जी। इम्पोर्टेंट एरिया है, राइट, क्योंकि वो एक इंडियन ओशन रीजन के एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया में लोकेटेड है, राइट। पाकिस्तान। जी, जी। तो उस हिसाब से वो कभी भी कंप्लीटली ज्योग्राफिकली इर्रेलेवेंट नहीं होगा, ये उसकी किस्मत है। ओके। तो ये बात प्रेसिडेंट बाइडेन को भी पता है, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता था और इंडिया को भी पता है। राइट। और भी ज़्यादा क्योंकि ग्वादार पोर्ट के थ्रू चाइना एक इम्पोर्टेंट होल्ड बनाना चाह रहा है इस रीजन में। तो उस हिसाब से आर्मी लिंकेजेस यूएस और पाकिस्तान में बने रहेंगे। बट ओके, सिविलियन गवर्नमेंट्स के बीच में मुझे लगता है तनाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसका ओके, कारण ये है कि पॉलिटिकल टर्मोइल जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे यूएस के ऊपर प्रेशर रहेगा कि जहाँ डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रही है, वहाँ पे वो पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग ले। दूसरी बात ये है कि जी, यूएस के अंदर भी इंटरनली बहुत एक क्लियर व्यू है एस्टेब्लिशमेंट में कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एड रोकी, वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो डिलिवरेबल्स नहीं मिले जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी हार्श बिल्कुल, वर्ड में बताया, वो जी, पोज़ीशन वापस ना लें। वो पोज़ीशन कोई अगली एडमिनिस्ट्रेशन वापस नहीं लेगी। ये प्रेसिडेंट जी, बाइडेन को भी पता है। तो राइट, उस हिसाब से सिविलियन गवर्नमेंट्स के बीच में शायद रिश्ते वार्म नहीं होंगे, बट आर्मी कनेक्ट इसलिए भी बना हुआ है, जैसा मैंने कहा, कि पाकिस्तान की किस्मत है कि वो कहाँ बैठा हुआ सही, है, जिसकी वजह सही। से वो रेलेवेंट रहेगा। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे अक्सर दोस्त बैठ के हम मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी में जब हम दोस्त बैठते हैं, हम कहते हैं यार अजीब स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि हमारी, जिसे कहते हैं कि मतलब मत मार के रख दियो जिसे कहा जाता है कि एक टफ सिचुएशन भी है। यकीन करें आप, इस वक्त अगर खैबर पुख्तनख्वा की बात कर लें, बॉर्डर एरियाज की बात कर लें, तो हर तरफ ये यार हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए, हमें पीस चाहिए। तो ये भी एक यस, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मुझे नहीं पता खैर कि ये कैसे इसको पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा, ये अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और अच्छी पोजीशन है, ये कुदरत की तरफ से है, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितना यूटिलाइज करता है, वो मेरे ख्याल अभी तक मुझे लगता है कि कम ही इस्तेमाल इसका हुआ है। अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए, तो उससे फायदा हो सकता है न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि इस पूरे रीजन को भी फायदा हो यस, सकता है। बल्कि हम तो लास्ट, वैसे आपके साथ सीपैक पे मैं कहता हूँ हर दफ़ा मैं शो करूँगा, लेकिन वो हर दफ़ा कोई और टॉपिक आ जाता है। खैर उस पे करेंगे। यस, तो यहाँ तक बात होती रही कि जी इंडिया भी इससे फ़ायदा उठा सकता है, तो ईरान भी उठा सकता है, तो अफ़गानिस्तान भी उठा सकते हैं, सेंट्रल एशिया भी उठा सकते हैं। पता नहीं फ्यूचर में क्या हो, क्या ना हो सकता है कोई वक़्त ऐसा आए आज के 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, कि फिर लोग बैठे हों और आपस में अच्छे तरीके से ताल्लुकात हों, जिस तरह दुनिया के आपस में ममालिक के होते हैं। हो सकता है ऐसा यस, हो, लेकिन इसका किसी को पता नहीं, ना आपको ना मुझे। खैर देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन क्या बनती है पाकिस्तान के लिए। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया।